very good morning to all of you, and I hope all of you are safe and healthy at your home. So students, I wish कि आपकी स्टडीज़ है वो रेगुलर चल रही हैं, आप लोग अपना होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं एंड यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड ओबे योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए एंड जो बोल रहे हैं उन बातों को सुनिए, क्या कह रहे हैं वो, कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं. पेरेंट्स से आपको आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो वो कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं. सो जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके बारे में आप एक बार बैठ के सोचिए कि क्या वो कह रहे हैं और आपके लिए वो किस तरह बेनिफिशियल है. सो नीड नॉट टू आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स. Instead of argument, you have to respect your parents, obey your parents. You have to maintain a timetable and study according to it. So let's continue our chapter, that is electoral politics, and we already read about the democratic election system and competition that are in election process. Election process में competition कैसे है उसकी demerit हमने पढ़ी थी and वो एक तरह से merit भी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों ही मिलती है इलेक्शन से. अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो रिवार्ड मिलेगा, अगली बार उनकी गवर्नमेंट आएगी, और अगर उन्होंने लोगों के अकॉर्डिंग, डिजायर, उनके विशेष के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो लोग उनको वोट नहीं देंगे, तो इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट. तो कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे एंड टुडे वी विल रीड अबाउट सम अदर टॉपिक्स ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. सो फर्स्ट टॉपिक इज हियर आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन इलेक्शन सिस्टम. इंडिया में किस तरह से इलेक्शन प्रोसेस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लोकसभा इलेक्शंस एंड विधानसभा इलेक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. एक होते हैं लोकसभा इलेक्शन और एक होते हैं विधानसभा इलेक्शन. विधानसभा इलेक्शंस आर बिलोंग्स टू स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जबकि लोकसभा के इलेक्शन है वो सेंट्रल लेवल पर होते हैं, मतलब सभी स्टेट में होंगे. लोकसभा के इलेक्शन में हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं उनमें सबसे मेन है हमारे प्राइम मिनिस्टर, एंड विधानसभा के इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट को हम इलेक्ट करते हैं. इलेक्शंस टू टाइप के हैं. एक होते हैं जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन, विधानसभा के जो इलेक्शन हुए चीफ मिनिस्टर के लिए वो इलेक्शन है जनरल. लोकसभा के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं वो जनरल इलेक्शन है. लेकिन अब कोई पोस्ट खाली हो जाए, एमएलएस की या एमपीज की कोई पोस्ट खाली हो गई है, या तो उनकी जो एमएलएस या एमपी थे उनकी डेथ हो गई है, सडन डेथ हो गई है, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब जो वैकेंट सीट है उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं दे आर कॉल्ड द बाय इलेक्शंस. ओके, नाउ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मींस एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. हमने इलेक्शन के प्रोसेस को इजी करने के लिए जितना भी एरिया है, जो सपोज करिए अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे इंडिया को हम छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एंड अगर विधानसभा के लिए तो पर्टिकुलर जो स्टेट है, सपोज करिए हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं तो हरियाणा का हम डिवीजन कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में. जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनका डिवीजन इस तरह से होता है कि उनमें जो वोटर्स हैं वो इक्वल रहे अप्रोक्सीमेटली. ऐसा नहीं है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 वोटर्स हैं, तो ऐसा नहीं होता है. कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल वोटर्स रहते हैं और वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है. तो चाहे लोकसभा इलेक्शन है चाहे विधानसभा इलेक्शन है, दोनों ही इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ती है. कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पर डिवीजन होता है एरिया का. वोटर्स लिविंग इन दैट एरिया, अब वहां के वोटर कौन होंगे, उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले सभी लोग हैं वो वोट करेंगे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एंड इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, और एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे वहां से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव. अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. मतलब जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो 543 सीट्स के लिए वो इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब 543 एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपीज. और जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जा रहा है उसे बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस, एमपी. बेटा ये चैप्टर ऐसा है कि हम एक
जर्नल जब इलेक्शन होते हैं तो हमें बहुत सारे इनमें से विधानसभा सुनने को मिलता है, लोकसभा हम सुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ड हम सुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हम वर्ड सुनते हैं, मतलब एमएलएज एमपीज कुछ वर्ड हम सुनते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो ये चैप्टर आपको फ्यूचर में काम आएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप टर्म्स को समझ लेंगे। सो जब भी इलेक्शन की बात चलेगी तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। सो दोबारा देखिए, लोकसभा के इलेक्शन में हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है लोकसभा इलेक्शन में उसे हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि विधानसभा के इलेक्शन होते हैं स्टेट के लिए, उसमें हम जिसे इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर है उस पर्टिकुलर स्टेट का, और कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करा गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो लीडर चुना जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकसभा इलेक्शन, कि लोकसभा इलेक्शन में पूरे इंडिया को हम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुना जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज। ओके, अब लोकसभा में जो टोटल सीट्स हैं, यहाँ पर सीट्स बैठने वाली चेयर की बात नहीं हो रही है, तो हमें लोकसभा के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए टोटल सीट 543 है और उसके अलावा 2 सीट्स और है, यानी कि 545। सो ये 2 कौन है? ये हैं एंग्लो इंडियंस। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और उनके कुछ लोग यहाँ पर सेटल हो गए, तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो वंशज है, यानी कि उन्हीं की फैमिली से जो बिलोंग करते हैं लोग, उन्हें हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दिया गया था कि लोकसभा में जो 2 सीट हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होंगी, और एंग्लो इंडियंस को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। तो 2 सीट तो उनके लिए रिजर्व है। तो अब इलेक्शन कितने पे करवाने हैं? कितनी सीटों पे? 543 सीटों पे के लिए इलेक्शन होते हैं। 543 इलेक्ट होके आएंगे एमपीज, एंड जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा एमपी होंगे वही पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी, उसी की गवर्नमेंट बनेगी। अब होता क्या है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो काफी पावरफुल है उसको पहले से ही नॉमिनेट कर देती है कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी तो हम इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। सो ये अंडरस्टूड है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो वो कैंडिडेट जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया था वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा इलेक्शन। सिंपल, लोकसभा इलेक्शन हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए करते हैं। पूरी कंट्री में होते हैं ये इलेक्शन एक साथ, मतलब टाइम पीरियड हो सकता है कि किसी स्टेट में 2 दिन बाद हो रहे हैं, 3 दिन बाद, मतलब पूरी जो लोकसभा इलेक्शन है उसकी प्रोसेस है वो विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ लमसम कंप्लीट हो जाती है। एंड हम इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं और जो इलेक्ट होके आते हैं रिप्रेजेंटेटिव उन्हें क्या कहा जाता है? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नाउ कम टू द स्टेट विधानसभा इलेक्शन। विधानसभा इलेक्शन में भी हर एक स्टेट में स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कि वो स्टेट कितना बड़ा है। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, हरियाणा, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट हरियाणा, क्योंकि पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पे हमें हरियाणा का ही बताया था कि 90 सीट्स में से, तो जब स्टेट इलेक्शन होते हैं हरियाणा में तो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है हरियाणा को। तो हमने पढ़ा था लोकदल ने 76 सीट जीत ली थी, 60 लोकदल ने और 16 उसकी अलाइड पार्टी ने, तो 90 में से 76 सीट वो ले गए थे, इसलिए वो जीत गए थे। तो यहाँ पर जो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से जो मेंबर इलेक्ट होके आएंगे उन्हें बोलते हैं हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये एमएलए इलेक्ट होके आ रहे हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर बनती है गवर्नमेंट जब जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा एमएलए होते हैं। ओके, सो अगर लोकसभा इलेक्शन के लिए हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूएंसी है 10, जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं पूरे हरियाणा को 10 पार्ट्स में बांटते हैं। ओके, लेकिन जब हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं तो हम 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको डिवाइड कर रहे हैं हरियाणा को। सो हियर आप देखेंगे कि विधानसभा इलेक्शन में अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है एंड लोकसभा इलेक्शन में अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। पूरे इंडियन लेवल पर, पूरी कंट्री लेवल पर हो रहे हैं लोकसभा इलेक्शन, तो 543 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। 2 तो मैंने आपको बताया था एंग्लो इंडियंस है, तो वो तो आपने इंक्लूड करना नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे जहां के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 543 सीट के लिए इलेक्शन लड़े जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में, जबकि स्टेट में हर एक स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। हम डिस्कस करेंगे, हमारे एनसीईआरटी बुक में चार्ट दिया हुआ है स्टेट्स का कि किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है विधानसभा इलेक्शन के लिए।
सो क्लियर इट इज। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी होती हैं जो रिजर्व होती हैं। अब वो किन के लिए रिजर्व होगी? जो ग्रुप किसी ना किसी रीजन से पीछे रह गए हैं सोसाइटी में। अब उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पहले ये प्रोविजन रख दिया कि क्योंकि कहीं ये पीछे ना रह जाएं, और क्योंकि हम सबको पॉलिटिकल राइट्स हैं। अब पॉलिटिकल राइट्स में एनीबडी कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन। हम इलेक्शन में कोई भी इलेक्शंस हैं वो लड़ सकता है, एंड एवरीवन हैव राइट टू वोट। तो ये हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, लेकिन एक फेयर चांस नहीं मिलेगा उन लोगों को जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि कैंपेनिंग जब हम करते हैं, इलेक्शन के लिए जब हम कैंपेनिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोगों को कैसे पहुंचेंगे, लोगों तक कैसे बताएंगे उनको कि हम क्या करेंगे देश के लिए अगर हम रिप्रेजेंटेटिव बन गए तो। एंड एजुकेटेड भी नहीं होते हैं ये, क्योंकि बताया कि ये पीछे रह गए हैं सोसाइटी से। जैसे ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो ये इतने एजुकेटेड नहीं होते, तो इनको नॉलेज भी नहीं होती कि हाउ टू कन्वे द मैसेज टू द वोटर्स के पास अपने मैसेज हम कैसे पहुंचाए। और इनके सोशल कॉन्टेक्ट भी इतने अच्छे नहीं होते हैं, ज्यादा मेल जोल नहीं होता है इनके पास में, क्योंकि ये अभी बैकवर्ड है। सो पावरफुल पीपल में प्रिवेंट देम फॉर विनिंग। अब पावरफुल पीपल है उनसे ये काफी पीछे हैं। अब इस डिफरेंस को कैसे दूर किया जाएगा? सपोज कोई मैच चल रहा है और उसको देखने के लिए यहाँ पर बीच में वॉल है, इधर पीछे की साइड मैच चल रहा है। अब जिसकी हाइट ज्यादा है वो मैच को अच्छे से देख सकता है, लेकिन कोई ऐसा बट जो छोटे बच्चे हैं वो मैच को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इनकी हाइट इतनी नहीं है। तो इनके लिए बेंच लगा दिया जाएगा कि आप बेंच पे चढ़ के फिर मैच को देखिए। अब इनका अपलिफ्टमेंट करा गया है, इनको भी बड़े लोगों के इक्वल लाया गया है। तो ऐसे ही जो सेक्शन सोसाइटी के आगे बढ़ गए थे उनके इक्वल लाने के लिए, इनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए इनको रिजर्वेशन दिया गया है, बैकवर्ड पीपल को। अब रिजर्वेशन किस वे में दिया गया है? इंडिया में ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन है, एनीबडी कैन कंटेस्ट इन इलेक्शन। लेकिन जो वीकर सेक्शन है उनको गुड चांस नहीं मिलता है जीतने का, क्योंकि अभी बताया था लैक ऑफ रिसोर्सेज है, एजुकेशन नहीं है एंड कॉन्टेक्ट नहीं है। तो जो पावरफुल पीपल हैं वो इलेक्शन में जीत जाते हैं और ये लोग पीछे रह जाएंगे अगर ये इलेक्शन लड़ते भी हैं। तो क्या किया गया? दिस सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज इंट्रोड्यूस। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक प्रोविजन रखा, जिसमें क्या कहा गया कि एसटी एंड एससी ये बैकवर्ड सेक्शन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट से ही काफी पीछे रह गए अदर सेक्शन से, इसलिए इनको सबसे इक्वल लाने के लिए इनको हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके लिए रिजर्व कर देते हैं। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स, हियर सीट्स मींस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि 543 में से 84 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो एमपीज बनेंगे वो शेड्यूल कास्ट के होंगे। इट्स द रिजर्वेशन। एंड शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो 47 होंगे। मतलब उन 47 सीट पे शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा और कोई एमपी नहीं बन सकता, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। सो दिस इज कॉल्ड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। और क्यों देने की जरूरत पड़ी यहाँ पे बताया था, क्योंकि एक सेक्शन पीछे रह गया है, उसको सबके बराबर लाने के लिए प्रोविजन रखा गया। तो दीज आर द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। शेड्यूल कास्ट को 84 एंड शेड्यूल ट्राइब को 47, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनकी। एंड लेटर ऑन दिस सिस्टम एलिवेटेड एट अ डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। 1992 से पहले इंडिया में 2 टाइप की गवर्नमेंट थी, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक थी स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो लोकल गवर्नमेंट है, जिन्हें हम सरपंच कहते हैं या जिला पार्षद कहते हैं अर्बन एरिया में, म्युनिसिपैलिटीज, ये प्रोविजन है 1992 में आया है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा गया, उसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को इजी बनाने के लिए हम 3rd लेवल को एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि है लोकल गवर्नमेंट। आपने पढ़ा भी है, छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं। लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर काम करती है, गाँव में और शहरों में। सो लोकल गवर्नमेंट में भी 1992 में प्रोविजन दे दिया गया कि एससीज और एसटी हैं उनके लिए रिजर्व सीट होगी, एंड जो वुमेन है उनके लिए भी 1/3 सीट्स है वो रिजर्व होगी। बट ये कौन से लेवल पर है? ये लोकल लेवल पर है, मतलब गाँव में और शहरों में।
स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, उसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। क्लियर? ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वोटर लिस्ट। हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ी, इलेक्शंस पढ़े, देन हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा, एंड नाउ वी विल रीड अबाउट द वोटर लिस्ट। क्योंकि जिन्होंने वोट देना उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि वोटर्स कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कौन करेंगे। सो वोटर लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल रोल। सेम है वोटर लिस्ट, जिसमें वोटर्स की वो लिस्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वोट देने के लिए, उनकी लिस्ट को हम वोटर लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट ऑफ पर्सन एलिजिबल टू वोट। अब ये एलिजिबल कौन है? जो 18 ईयर्स और अबाउ है वो एलिजिबल है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हमारी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब एवरीवन हैव राइट टू वोट। कलर के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर या आपके वेल्थ पैसे के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। एवरीवन हैव राइट टू वोट। दिस इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर हो रही है, लेकिन उस कौन से प्रिंसिपल पर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर। बट सम क्रिमिनल्स, कुछ क्रिमिनल्स ऐसे कि उन्होंने ऐसा क्राइम किया कि उनको जेल से बाहर निकाल के उनको वोट नहीं डलवाया जा सकता है कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो क्रिमिनल्स कुछ एंड अनसाउंडेड माइंड जिनकी मेंटली जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, जो इस कंडीशन में नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कैसे वोट देना है, मतलब जिनको अच्छे बुरे का पता नहीं है, उनको भी रोका जाता है वोट देने से। तो दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। इसे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए एडिशंस है कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस के जो क्रिमिनल्स है, जिन्होंने ऐसा क्राइम किया कि उनको हम जेल से बाहर ही नहीं निकालना है, वो लोग वोट नहीं करेंगे। एंड जो अनसाउंडेड माइंड है, जिनकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, वो जो वोट नहीं कर सकते, जिनको पता ही नहीं वोट करना कैसे है, उनको भी वोट करने से रोका जाता है। उनके अलावा बाकी सब वोट करते हैं। ओके। देन इलेक्शन कमीशन ने, अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम एपिक भी बोलते हैं, जिसे हम वोटर कार्ड भी बोलते हैं। वोटर कार्ड बनता है सबका, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको इलेक्शन कमीशन वोटर कार्ड बना के देता है, जिसमें उनका नेम, बर्थ एंड उनका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स होती है उसमें, एंड उनकी फोटो होती है सबसे पहले तो ये आई कार्ड होता है, ये बनता है, इसे वोटर कार्ड कहा जाता है। मतलब जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनके पास में वोटर कार्ड होगा। हाँ, इलेक्शन के टाइम पर ये जरूरी नहीं है कि आप वोटर कार्ड लेकर ही अपना वोट कास्ट करने जाएंगे। आप कोई अदर आइडेंटिटी भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास में होती है। अब वोटर लिस्ट है, उसका अपडेशन होता है। अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट जरूरी है। अपडेशन मतलब जब भी हर बार इलेक्शन होंगे तो उसमें जितने नए कैंडिडेट जुड़ गए हैं, जो 18 ईयर्स के हो गए हैं, उनको ऐड किया जाएगा, एंड जिनकी डेथ हो गई है उनको रिमूव करा जाएगा। इस तरीके से रिवाइज होती है वोटर लिस्ट। ओके। सो वोटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कैंडिडेट्स के बारे में, जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो उन्हें कैंडिडेट कहा जाता है। सो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, किनका नाम आएगा, कैंडिडेट कौन बनेंगे। Anyone who can vote can also become candidate to contest election. कोई भी वोटर है वो कैंडिडेट भी बन सकता है। मीन्स कोई भी वोटर के लिए जो कंडीशंस आपको चाहिए वैसी ही कंडीशंस आपको कैंडिडेट के लिए भी चाहिए। बस एज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वोटर है वो 18 एज में बन जाते हैं, जबकि कैंडिडेट बनने के लिए यानी इलेक्शन में लड़ने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है दैट इज 25 आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टिकट। अब ये टिकट वर्ड क्या होता है, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं उसके टिकट, या एयरवेज से हम यूज कर रहे हैं उसकी टिकट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर टिकट मींस जो पार्टी अप्रूवल दे देती है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हम इसका नाम नॉमिनेट कर रहे हैं। मतलब बीजेपी है या कांग्रेस है, सपोज ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जिस कैंडिडेट अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं ये इलेक्शन में कि हमारी तरफ से हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये कैंडिडेट अब इलेक्शन लड़ेंगे।
सो उसे ही कहा जाता है टिकट। तो आप इलेक्शन तभी लड़ सकते हैं जब आपको कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे रही है, और अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो आपको किसी पार्टी की टिकट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें आपको पार्टी का टिकट चाहिए। सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं वो काफी कम होते हैं, क्योंकि आपको अगर फेमस होना है, लोगों तक पहुंचना है, तो आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होती है। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन फॉर्म। आपने अगर इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, उसे ही नॉमिनेशन फॉर्म कहा जाता है। मतलब एक तरह से आप गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो फॉर्म आप फिल करेंगे दैट इज द नॉमिनेशन फॉर्म, नामांकन पत्र। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, उनको कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है सरकार के पास में, कुछ पैसे, जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है। एक क्राइटेरिया होता है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज जितने टोटल वोट है उसका 5% अगर आपको मिलता है तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल जाएगी। हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्चुअल क्राइटेरिया। सपोज सिक्योरिटी आपकी 20,000 है, 20,000 रुपीज आपने सिक्योरिटी ऐसे जमा करे और आपको 5%, 7% वोट मिल गए, तो आपके ये जो लेकिन आप जीते नहीं है। एक वो क्राइटेरिया जहां तक सिक्योरिटी आपकी वापस मिल जाएगी आपको, तो आप 7% अगर आपको वोट मिल गए तो आपको सिक्योरिटी वापस बैक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मिले हैं 3% वोट, तो आपकी वो जो सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट हो जाएगी। दैट इज द सिक्योरिटी फीस। नेक्स्ट, लीगल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट। अब कैंडिडेट जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें कुछ डिटेल्स उन्हें फिल करनी पड़ती है, जिनको पब्लिकली कर दिया जाता है, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सबको बताया जाएगा। और ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि वोटर्स को ये पता चले कि जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस लीडर को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो लीडर एक्चुअली क्या डिटेल्स हैं उन लीडर की, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास में, या लाइबिलिटीज अगर उन्होंने कहीं से उधार ले रखा है तो कितना उधार है उनपे, या कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। तो लोग, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये राइट है कि उनके बारे में सब कुछ जाने, इसलिए ये पब्लिकली कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी पब्लिसिटी करो, लोगों को पता चलना चाहिए कैंडिडेट के बारे में। सो नॉमिनेशन फॉर्म जब फिल किया जाता है तो जो डिक्लेरेशन है उसमें सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट का कोई सीरियस क्रिमिनल केस है और वो पेंडिंग है तो उसकी सारी डिटेल इसमें फिल करनी पड़ती है। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जितना पैसा है, जायदाद है, उनके पास में कितनी गाड़ियां हैं, कितनी जगह प्लॉट हैं, कहां पर उन्होंने फ्लैट ले रखे हैं, कितनी जमीन है, कितने बैंक बैलेंस है, दैट इज द एसेट्स। एंड लाइबिलिटीज, जो दूसरों से उन्होंने पैसा ले रखा है उधार, उसकी भी डिटेल उन्हें फिल करनी पड़ती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी एजुकेशन, कौन सी डिग्री एंड डिप्लोमा उनके पास में है, कहाँ तक वो पढ़े हुए हैं, ये सारी डिटेल। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्या ये एक्चुअल रिपोर्ट इसमें भरते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में? ये सेकेंडरी थिंग है, क्योंकि कई बार जो कैंडिडेट होते हैं, मोस्टली कैंडिडेट इसमें सच ही फिल करते हैं, क्योंकि मे बी अगर इलेक्शन कमीशन ने चेक करा और अगर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन इन्होंने फिल करी तो इनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। सो दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये करेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन। ना वोटर्स की डिटेल हमें पता चल गई, कैंडिडेट्स के बारे में पता चल गया। कैंडिडेट का जब नॉमिनेशन हो जाएगा, मींस इलेक्शन के लिए उनका नेम सेलेक्ट हो गया है, उसके बाद में क्या स्टार्ट होगा? इलेक्शन कैंपेन, प्रचार और प्रसार। इलेक्शन के लिए प्रचार है वो शुरू हो जाएगा। और इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जो कैंपेनिंग का टाइम है ये 2 वीक्स के लिए मिलता है। पर्सपेक्टिव द पीपल हुज पॉलिसीज वुड बी बेटर, ये लोगों को एक नजरिया देता है। इलेक्शन कैंपेन से क्या होता है, लोगों को एक नजरिया मिलता है कि जिससे वो देख सके हुज पॉलिसी वुड बी बेटर, किसकी पॉलिसी ज्यादा अच्छी है, किसको हम वोट दें। सो वो किससे पॉसिबल हो पाता है? इलेक्शन कैंपेन से। इलेक्शन कैंपेन अनाउंसमेंट जब हो जाती है कैंडिडेट्स के नेम की, तब से, और जब फाइनल जो डेट होती है पोलिंग की, मतलब वोटिंग जो डेट है वहां तक, इतना ड्यूरेशन मिलता है कैंपेनिंग के लिए। अब कैंपेनिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है? कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, कैंडिडेट है वो वोटर से कॉन्टेक्ट करते हैं। इट मे बी डोर टू डोर कॉन्टेक्ट, घर घर जाकर के। आप देखते हैं ना मिनिस्टर्स वोट मांगने के लिए जाते हैं।
सो कांटेक्ट करते हैं, वो वोटर्स के पास में जाते हैं वोट मांगने के लिए। इलेक्शन मीटिंग्स होती है, चेयर वगैरह लगाई जाती है, लोग आकर के स्पीच सुनते हैं, वो जो कैंडिडेट है वो स्पीच दे रहे हैं, और इस तरह से वो वोटर्स को परसुएड करने की कोशिश करते हैं कि जो पॉलिसीज हैं वो दूसरों से कैसे अलग है, या अगर मैं लीडर बन गया तो आपकी सोसाइटी के लिए क्या करूंगा। सो मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर्स, बहुत सारे सपोर्टर्स जो उस कैंडिडेट के साथ में हैं वो ये कैंपेनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड वो इलेक्शन कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत सारा जो उनके लिए कैंपेनिंग करते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ सक्सेसफुल स्लोगन भी दे रखे हैं बिग इश्यूज पर। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरह से एक स्लोगन बना लेती है, यानी कि जब कैंपेनिंग होती है तो लोगों तक जो मैसेजेस पहुंचाने होते हैं उन्हें इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो में आप वो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम को रखेंगे कि अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आप देश के लोगों के लिए क्या करेंगे। तो इसी तरह से कुछ स्लोगन, एक इशू को वो स्लोगन बना करके कि हम इसके ऊपर काम करेंगे हमारी पार्टी, ऐसे वो कैंपेनिंग करते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ आंदोलन है, ये कांग्रेस पार्टी ने चलाया था 1971 में, और इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर कांग्रेस की लीडर। तो इन्होंने स्लोगन दिया था, मतलब इलेक्शन होने जा रहे हैं तब ये लोगों को बोल रहे हैं कि गरीबी हटाओ, मतलब हम लोग अगर गवर्नमेंट आएगी तो पॉवर्टी को रिड्यूस कर देंगे। सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सेव करो, ये जनता पार्टी ने 1977 के इलेक्शंस के दौरान ये स्लोगन सेलेक्ट किया था, और उस टाइम पर जनता पार्टी के जो लीडर थे वो थे जयप्रकाश नारायण। और सेव डेमोक्रेसी इसलिए कहा था इन्होंने क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद में ड्यू टू सम रीजन, कॉम्युनल रीजन हो गया था, जो मुस्लिम है और जो सिख हैं उनके बीच में लड़ाई हुई थी, तो इमरजेंसी लगा दी थी इंडिया में। सो इमरजेंसी लगाने का मतलब होता है सिविल राइट्स लोगों के छीन लेना, इसलिए यहाँ पर बोला गया है सेव डेमोक्रेसी। ये टैक्टिक्स होती है इलेक्शन जीतने के लिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप किस तरह से ब्लेम करो। नेक्स्ट, लैंड टू द टिलर्स, टिलर्स मीन्स फार्मर जो खेती करते हैं, तो लैंड टू द टिलर्स, ये लेफ्ट फ्रंट, जैसे वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट पार्टी थी उसने ये नारा दिया था लैंड टू द टिलर्स, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनमें काफी कमी थी, और अभी भी यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो चल रहा था। फार्मर्स हैं वो, ज्यादातर फार्मर्स हैं वो लैंडलेस थे, और जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास में बहुत ज्यादा जमीन थी, तो इसलिए 1977 में वेस्ट बंगाल में ये स्लोगन दिया गया लेफ्ट फ्रंट के थ्रू। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। तमिलनाडु में तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे टीएम रामाराव, उन्होंने 1983 में स्लोगन दिया था इलेक्शन जब वहां पर हो रहे थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो तेलुगुस की। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस स्लोगन adopted by the political party during the election campaigns. Now we will read the code of conduct, जिसे हिंदी में आचार संहिता कहा जाता है। इलेक्शन होने से पहले आचार संहिता लगाई जाती है ताकि कोई भी जो रूलिंग पार्टी के मेंबर है या कोई भी कैंडिडेट है वो कुछ ऐसे इलीगल ट्रिक्स यूज ना कर सके जिससे कि उनको कुछ सपोर्ट मिले इलेक्शन के टाइम पे। सो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये कौन पुट करता है? दैट इज सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वो कमीशन है जो इलेक्शन के सारे प्रोसेसर्स को देख के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना होता है वो इलेक्शन कमीशन ही लेता है। सो इलेक्शन कमीशन एक सेट देता है गाइडलाइंस का जिसे कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, एंड एवरी कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टी हैव टू फॉलो इट। सो कौन सी कंडीशंस बताई गई हैं, कौन सी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं कैंडिडेट्स को? नो पार्टी कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। इलेक्शन के प्रचार के लिए अपने जो मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी वर्शिप प्लेस का, इट मे बी टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च एंड गुरुद्वारा, कोई भी वर्शिप प्लेस है उसका यूज नहीं करा जाएगा कि आप रिलीजन के नेम पे लोगों से वोट मांगने के लिए और चले जाते हैं वर्शिप प्लेसेस पर, तो ये इलीगल होगा और उस कैंडिडेट को पनिश करा जाएगा या उस कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, नो पार्टी कैन यूज गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। इलेक्शन पर्पस के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट्स या गवर्नमेंट के जितने भी व्हीकल्स हैं वो एंड किसी भी ऑफिसर को यूज नहीं कर सकती है इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। मींस
सपोज अभी बीजेपी पार्टी है, वो दैट इज अ रूलिंग पार्टी। अब बीजेपी पार्टी अभी आगे इलेक्शन आएंगे तो बीजेपी पार्टी क्योंकि रूलिंग पार्टी है तो वो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका यूज करेगी कि इस एरिया में आप कैंपेनिंग कराइए, और ऑफिशियल गवर्नमेंट के कार्स हैं उनका यूज करेगी, या एयरक्राफ्ट का कि आज वेस्ट बंगाल में जाना है, वेस्ट बंगाल में रैली है, या आज हरियाणा में जाना है, तो एयरक्राफ्ट का यूज कर लेगी क्योंकि वो गवर्नमेंट के हैं और अभी करंट में गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब अगर बीजेपी को कैंपेनिंग करनी है तो वो गवर्नमेंट के ना ही ऑफिसर को ना ही किसी एयरक्राफ्ट व्हीकल को यूज कर सकती है। ये किसमें कहा गया है? कोड ऑफ कंडक्ट में। नेक्स्ट, वंस इलेक्शन आर अनाउंस, एक बार इलेक्शन की डेट अगर आ जाए तो मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर है वो कुछ नया काम, फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं कर सकता है कि आपने बोल दिया कि ये वाली जो प्रोग्राम या पॉलिसी है ये कल से स्टार्ट है, या ये फ्लाईओवर है कल से बन रहा है और उसका इनोग्रेशन आपने वहां पर जाकर कर दिया किसी मिनिस्टर से, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, पहले से अगर कोई काम चल रहा है, पहले से कोई बिल्डिंग बन रही है गवर्नमेंट की, या फ्लाईओवर बन रहा है, या कोई सड़क हाईवे बन रहे हैं, तो पहले से जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, नए काम के आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते। कोई पॉलिसी दे दी, आप सिटीजन है उनकी पेंशन है वो 5000 हो जाएगी, तो इस तरह से तो आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें वोट देना, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी प्रोग्राम एंड पॉलिसी है आप इलेक्शन से पहले करिए। सो कोड ऑफ कंडक्ट इज द सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इट हैव टू फॉलो बाय द ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट। So dear students, it's all about today's class. We have covered many of the topic, that is code of conduct, candidates nomination form, voter list, Lok Sabha election, Vidhan Sabha election, constituencies, reserve constituencies. So we have here many topics. I hope all of you understand them. And one more thing, some students are doing only their written work, they are not watching the videos. So listen carefully. अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और चाहे आप कितना ही रिटर्न वर्क कर लीजिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना ही लर्निंग होगी। आपको क्वेश्चंस तभी लर्न होंगे तब आपने समझे हैं, क्योंकि जो लर्निंग है वो इजी तब होती है तब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एंड एसएस में तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू हैव टू मेक योर ऑन आंसर्स, आप खुद भी आंसर लिख सकते हैं अगर आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। सो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, दिस इज फॉर यू, आपके लिए एक्सप्लेन करा जा रहा है चैप्टर्स को। योर होमवर्क रेगुलरली, मेंटेन योर टाइम टेबल, एंड वन मोर थिंग, respect your parents. Best of luck for your studies. Thank you.